नमस्कार। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मैं राजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, राजस्थान के संदर्भ में भी और इंडिया के संदर्भ में भी, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर पूरी यहाँ पर थ्योरी पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यू प्रश्नों में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। सभी साथी अंत तक ध्यानपूर्वक क्लास को देखें, बिल्कुल हम बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दूं साथियों की 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। एक तो कारण है 1803 में, ध्यान रखना 1803 में साइक संधियाँ। इस साइक संधियों का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साइक संधियों का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। अंग्रेजों ने 1803 में संधियाँ करने शुरू की थी, साइक संधियाँ। उसके बाद 1817 से या 1818 में आश्रित पार्थकी की संधि, इसका जनक कहा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। हाँ, राजपूताना के जो राजा थे, इन राजाओं के साथ अंग्रेजों ने संधियाँ करना शुरू कर दी, और राजपूताना के राजाओं के साथ संधियाँ सबसे पहले मेटकोप ने की थी। इसके अलावा भी हम सारी जानकारी लेंगे, आप अंत तक बने रहें। इससे पहले हमें सबसे थोड़ा सा इतिहास में हमें पीछे चलना होगा। पीछे हम चलते हैं तो आप ध्यान रखना, आप सभी को पता है कि 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का। इस प्लासी के युद्ध में और 1857 के विद्रोह के बीच ब्रिटिश सरकार ने, जो अंग्रेजों का जो शासनकाल था, उसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे। अब यहाँ पर हम थोड़ी बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। इसके बारे में हम बात करते हैं तो ध्यान रखना 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला, कौन? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। किन किन के मध्य हुआ? तो ये अंग्रेज था, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला। इस युद्ध में अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव विजय होते हैं और भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी जाती है। प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दूसरा युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो विजय हुआ, अंग्रेज फिर विजय हुए और भारत में अंग्रेजी सत्ता वास्तविक रूप से स्थापित हुई। बक्सर वर्तमान में बिहार में है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद ही इंडिया में, पूरे भारत में अंग्रेजों की जो सत्ता है वो स्थापित हो गई थी। बक्सर वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार में है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक एकीकरण 1773 ईस्वी के रेगुलेटिव एक्ट के तहत किया गया। ये एक्ट भी ध्यान रखना। इस एक्ट के तहत अंतिम गवर्नर जनरल थे आपके, ध्यान रखना, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। इनको प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये एक पहले गवर्नर थे, अंतिम गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, और भारत में गवर्नर सर्वप्रथम बंगाल में नियुक्त हुआ था। इसके अलावा थोड़ी चीज़ें आप और ध्यान रखना, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वाइसराय कौन था? तो वाइसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय था। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा हम बात करें तो भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यदि भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालचारी। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली को साइक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ें आप स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना। 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले आपको कुछ यहाँ पर साइक जो संधियाँ हुई थी उनके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहली जानकारी, लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निज़ाम से साइक संधि की थी। सबसे पहले
इस समय हैदराबाद का शासक निजाम अली प्रथम था। इसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ साइक संधि की थी। दूसरी ये बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में साइक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? भरतपुर। कौन सी थी दोस्तों? भरतपुर। 29 सितंबर 1803। इस समय भरतपुर का शासक कौन था? एग्जाम में पूछा जाता है। रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ साइक संधि की थी। हाँ, इस संधि के तहत क्या होता था? ये साइक संधियां क्यों की गई? तो यहाँ पर देखो, साइक संधि के तहत राज्य की प्रत्येक रियासत में एक ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया गया, जिसके पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। क्या बोलते थे? पीए। पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट। इसके तहत आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति अंग्रेज तय करते थे तथा राज्य को इसका खर्च उठाना पड़ता था। यानी बाहर से जितनी भी कोई भी काम होता, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे सैनिकों की व्यवस्था करना हो, सारा काम अंग्रेज करते। राजाओं को यहाँ पर फ्री कर दिया गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में। जो चीज़ें महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कि आगे दोस्तों हम साइक संधि के अलावा बात करेंगे हम आश्रय पार्थिकी की नीति। लॉर्ड हेस्टिंग्स को आश्रय पार्थिकी नीति का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें वीडी विसु का कहना है कि कंपनी के संचालकों ने लॉर्ड हेस्टिंग को भारत में अंग्रेजी राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भेजा था। राजस्थान में आर्थिक पार्थिकी नीति के तहत संधि करने वाली प्रथम रियासत, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। आश्रित पार्थिकी नीति के तहत संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी, जिसने 15 नवंबर 1817 को संधि की। और इस समय करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल था। कौन था? हरबख्शपाल सिंह था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आश्रय पार्थिकी नीति के तहत अंग्रेजों से विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत कोटा। कौन सी रियासत? कोटा, जिसने 26 दिसंबर 1817 को की थी। इस समय कोटा का शासक उमेर सिंह था, परंतु संधि पर हस्ताक्षर जालिम सिंह ने किए थे। यह चीज़ भी आप ध्यान रखना। आश्रित पार्थिकी नीति के तहत अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत एग्जाम में पूछी जाती है, सिरोही। अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही है, जिसने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि की थी। और इस समय यहाँ का शासक था शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। तो ये भी आप ध्यान रखना। राज्य में सबसे अंत में अंग्रेजों के अधीनस्थ संधि सिरोही ने की, क्योंकि सिरोही को मारवाड़ राज्य अपने अधीन मानता था। बाद में अंग्रेजों ने इसे मारवाड़ से पृथक कर सिरोही के साथ 18 सितंबर 1823 को संधि कर ली थी। यानी सबसे लास्ट में संधि करने वाली रियासत आपकी सिरोही है। अंग्रेजों की ओर से इस संधि पर हस्ताक्षर चार्ल्स मेडकोप ने किए थे। तो यहाँ तक ये बात हो गई। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं राजपूताना यानी राजस्थान राज्यों के साथ जितनी भी रियासतें थी उनके साथ किस किस ने यहाँ पर संधि की, वो चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य की और तत्कालिक शासक और संधि की तिथि। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, ताकि अपना यहाँ पर ज़्यादा समय खराब ना हो। सबसे पहले आप देखोगे तो करौली किसने की थी? करौली ने कब की? 15 नवंबर 1817 को। और यहाँ का शासक था हरबख्शपाल सिंह। टोंक का शासक था नवाब अमीर खां। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। जो महत्वपूर्ण है वो आप ध्यान रखो। कोटा का था महारावल उमेद सिंह। मारवाड़ का शासक था मान सिंह। मेवाड़ का भीम सिंह। बूंदी का विष्णु सिंह। बीकानेर का सूरज सिंह। और जयपुर के शासक थे जगत सिंह, जिसने संधि की थी अंग्रेजों के साथ। किशनगढ़ के शासक थे कल्याण सिंह। डूंगरपुर के भी यही थे। और इसके अलावा जैसलमेर के मूलराज द्वितीय और सिरोही के जिसने सबसे अंत में की थी महारावल शिव सिंह, 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह ने की थी। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति या गोद निषेध नीति का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। इसके तहत देसी राजा के यदि संतान नहीं होती तो उस रियासत पर कब्जा अंग्रेज कर लेते थे। बिल्कुल। और इस संधि के तहत एक चीज़ ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पा गया पहला राज्य संतारा था। संतारा महाराष्ट्र का था। इसको 1848 में अंग्रेजों ने हड़प लिया था। राजस्थान में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पा गया प्रथम क्षेत्र था ब्यावर, तथा हड़पी गई प्रथम रियासत उदयपुर थी। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया राज्य अवध था। और इसके अलावा जो कहाँ पर था? अवध, उत्तर प्रदेश में। भारतीय राजाओं ने इन अंग्रेजों की सभी नीतियों से परेशान होकर विद्रोह किया और ये 1857 की आपकी क्रांति हुई। तो अब हम 1857 की क्रांति के ऊपर डिटेल से प्रकाश डालेंगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखते हैं राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल
कौन था? लोकेट। कौन था? लोकेट था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था? मिस्टर लोकेट। लोकेट को याद रखना। 1832 में एजीजी का मुख्यालय यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय राजस्थान में अजमेर में स्थापित किया गया। कहाँ पर इसका मुख्यालय था अंग्रेजों का? अजमेर में था। 1845 में एजीजी का मुख्यालय गर्मियों में अजमेर से माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना। जो यहाँ का एजीजी का जो मुख्यालय था वो अजमेर में था, लेकिन यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती थी। अंग्रेज गोरे लोग थे, उनको गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने ये जो ठंडा इलाका है माउंट आबू सिरोही, यहाँ पर 1845 में अपना मुख्यालय बनाया। अब यहाँ पर देखते हैं 1857 की क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व, जो मेन लीडर था, यानी जो मुगल बादशाह था उस समय, वो था बहादुर शाह जफर। इसने यहाँ पर किया था, मेन ये लीडर था, बुढ़ा व्यक्ति था, अंतिम मुगल सम्राट था ये बहादुर शाह जफर। बाद में इसको बंदी बना लिया गया अंग्रेजों ने। 1862 में बहादुर शाह जफर को बर्मा यानी म्यांमार की राजधानी रेंगून में निर्वासित कर दिया गया। इसको बाद में बर्मा भेज दिया गया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है, ये ध्यान रखना, अंतिम मुगल सम्राट था। यदि आपको पूछे कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। और यही 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय बिल्कुल दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये मेन लीडर था। इसके बारे में कहा जाता है कि हे बहादुर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी अपने देश में नहीं मिली। ये भले ही भारत का सम्राट था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसको दफनाया कहाँ पर गया? बर्मा, म्यांमार में। हाँ, इसकी राजधानी रेंगून में। यहाँ पर इसको भागना पड़ा था, अंग्रेजों ने इसको यहाँ से खदेड़ दिया था। तो इसलिए इसने ये बात कही थी कि तू कितना ही बड़ा भारत का बादशाह क्यों ना हो, लेकिन तुझे दफनाने के लिए भारत में 2 गज जमीन तक किसी ने नहीं दी। तो ये हालत हो गई थी यहाँ पे मुगलों की लास्ट में। अब 1857 की क्रांति के समय जो प्रमुख केंद्र थे, कौन कौन यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे, इसका हम बात करते हैं। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ये क्योंकि इंडिया के संदर्भ में, हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। जब 1857 की क्रांति हुई, उसमें दोस्तों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। बिल्कुल ये चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है। हाँ, 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। कौन था? जॉर्ज एनिसन था। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कोलिन था। कौन था? कोलिन कैंपबेल था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी मोस्ट रहेगा एग्जाम में। जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। और यह भी पूछा जाएगा और एग्जाम में पूछा गया है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये ध्यान रखना, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, किस कारण से क्रांति हुई थी, मैंने बता दिया। इसके अलावा इसका एक कारण ये था कि अनफील्ड, कौन सी? अनफील्ड राइफलों का प्रयोग। इन राइफलों का प्रयोग करने से मना कर दिया था भारतीय सैनिकों ने, क्योंकि इन जो ये राइफलें आई थी नई, इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। इसलिए मुसलमान सुअर की चर्बी को अपने मुंह से नहीं खोलते, और गाय की चर्बी लगी थी, इसकी वजह से हिंदू ने इनका विरोध किया। तो ये इसका रीज़न था। भारत में एनफील्ड राइफलों का प्रयोग जनवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया। एनफील्ड का प्रयोग सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में हुआ था। किस युद्ध में हुआ था? क्रीमिया के युद्ध में। इन राइफलों से पूर्व ब्राउन बेस राइफलों का प्रयोग होता था। ब्राउन बेस राइफल का पहले प्रयोग होता था, उसके बाद इन राइफलों की जगह ये यहाँ पर एनफील्ड राइफल आ गई, और इसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। आपको पता होगा, एक यहाँ पर शासक वो था मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने इनका यहाँ पर मना कर दिया था एनफील्ड राइफल बिल्कुल। चौंतीसवीं रेजिमेंट का एक ब्राह्मण सैनिक था मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी कोलकाता में। इस मंगल पांडे ने मना कर दिया, और अंग्रेज अधिकारी था ह्यूसन और बोग, इन दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 को। और उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई। सबसे पहले शहीद होने वाला यही था मंगल पांडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बता दी बैरकपुर छावनी
पश्चिम बंगाल कोलकाता में थी। यहाँ पर मंगल पांडे था। मंगल पांडे ने यहाँ पर अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को कोलकाता में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे था ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी, बहुत ही कई बार एग्जाम आ चुका है। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला पहला क्रांतिकारी था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी की सजा रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज ने सुनाई थी। यह भी एग्जाम में आ चुका है। रॉबर्ट हुक ने फांसी की सजा सुनाई थी। यहाँ पर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी पूछा गया है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन था। राजस्थान में यदि पूछे तो यह अमरचंद बांटिया था। बीकानेर का था अमरचंद बांटिया। यह प्रथम क्रांतिकारी था राजस्थान का, जिसको सबसे पहले फांसी हुई थी, जिसे 22 जून 1857 को ग्वालियर में पेड़ पर लटकाकर अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। अमरचंद बांटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। इसके अलावा 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम भामाशाह भी अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। इन्होंने क्रांतिकारियों की काफ़ी मदद की थी, इसलिए इसे भामाशाह भी कहा जाता है। अमरचंद बांटिया ने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर सहायता की थी। झांसी वाली जो रानी थी लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, झांसी वाली लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? महल परी, महलों की परी इसे कहा जाता था। 1857 की क्रांति के समय राज्य में शहीद होने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी कौन थे? सबसे युवा क्रांतिकारी थे हेमू कलानी। कौन थे दोस्तों? हेमू कलानी, जिसे टोंक में फांसी दे दी गई। ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को हुई थी। ये ध्यान रखना। को पूछे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 28 मई 1857 को हुई थी। नसीराबाद छावनी अजमेर में गुरुवार के दिन हुई थी। यदि वार पूछे तो वार है गुरुवार। इस दिन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में क्रांति के शुरू होने की सूचना राजस्थान के एजीजी को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई थी, और इस समय लॉरेंस माउंट आबू में था। राजस्थान का एजीजी कौन था इस समय? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस उस समय कहाँ पर था? माउंट आबू में, क्योंकि मई में इस समय गर्मियाँ होती है और गर्मियों में ये कहाँ बैठता था? माउंट आबू में। इसके अलावा ध्यान रखना कुछ चीज़ें। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती। ये प्रतीक चिन्ह थे। कमल का फूल यानी कि सैनिक एक दूसरे को कमल का फूल देते, और इसके अलावा जो लोग थे स्थानीय, वो लोग क्या करते थे? जो लोग थे, जो जनता थी, वो चपाती देते एक दूसरे को। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र अजमेर था, और क्रांति के समय अंग्रेजों का जो शास्त्रागार था, जितने भी शस्त्र वगैरह रखे गए थे, वो अजमेर में रखे गए थे। 1857 की क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर था? एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो एजीजी का मुख्यालय उस समय माउंट आबू में था। ये चीज़ पूछी जा चुकी है। और इसके अलावा क्या क्या पूछा जा चुका है, मैं सारी चीज़ें आपको साथ में बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस की पुस्तक को काली किताब कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस द्वारा मेवाड़ के महाराणा से कहे गए कटु शब्द, उनका नाम उसकी काली डायरी में दर्ज है। 1857 की क्रांति के समय राजपुताने पर उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन का नाम मात्र का नियंत्रण था, जिसका मुख्यालय आगरा में था। 1857 की क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन व नियुक्त कमिश्नर कर्नल डिक्सन के द्वारा संचालित था। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, 1857 की क्रांति से पूर्व राजस्थान का एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, लेकिन इससे पहले कौन था? हेनरी लॉरेंस था, जिसे अवध भेज दिया गया तथा उसके स्थान पर उसका भाई पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बना था। तो उससे पहले कौन था? हेनरी लॉरेंस था। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रख लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान में देखो उस समय कौन कौन सी प्रमुख एजेंसियां थी। 1857 क्रांति समय राजस्थान की प्रमुख 4 एजेंसियां थी। कौन कौन सी थी? यहाँ पर देखो, बात करें राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई, उसमें सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एजेंसी के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी यानी मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी उदयपुर में थी।
इसके अलावा पूर्वी यानी राजपूताना स्टेट एजेंसी कोटा में थी, राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर में थी और जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी जयपुर में। अब यहाँ पर बात करते हैं सैनिक छावनियों की। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी आपके सामने स्क्रीन पर आए। सबसे पहली है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों, ये उदयपुर में थी। यहाँ पर जो टुकड़ी थी, जो रेजिमेंट थी, वो थी भील रेजिमेंट। इसके अलावा दूसरी है नीमच। नीमच कहाँ पर थी, नीमच सैनिक छावनी मध्य प्रदेश। इसके अलावा एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी थी पाली में। कहाँ पर थी, पाली में। और इसका यहाँ पर जो रेजिमेंट थी एरिनपुरा में, वो कौन सी थी, जोधपुर लीजियन टुकड़ी। ब्यावर, ब्यावर अजमेर में, यहाँ पर मेर रेजिमेंट थी। नसीराबाद छावनी थी अजमेर में, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर थी। इसके अलावा देवली, देवली में थी टोंक, देवली टोंक में, ये कौन सी थी, कोटा। देवली टोंक में कौन सी सैनिक छावनी थी, बिल्कुल। तो ये टोटल 6 सैनिक छावनी है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय, जिसमें मेन जो मुख्य सैनिक छावनियाँ थी वो आपकी पहली मेन यहाँ पर थी नसीराबाद सैनिक छावनी। कौन सी, नसीराबाद। कहाँ पर थी, अजमेर में। इसके अलावा दूसरी थी, वो थी आपकी ब्यावर सैनिक छावनी, ये भी अजमेर में थी, ब्यावर। इसके अलावा खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ पर, उदयपुर। तो इस समय ध्यान रखना 4 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जहाँ पर यह विद्रोह हुआ था, 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। वो कौन कौन सी है, एक तो आपकी ब्यावर है और एक है खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा, यहाँ दोनों सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। कहाँ पर नहीं हुआ था, खेरवाड़ा उदयपुर में और ब्यावर सैनिक छावनी अजमेर में, जहाँ पर मेर रेजिमेंट के सिपाही थे, यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। बाकी ये चारों जगह, नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद और देवली, चारों जगह विद्रोह हुआ था। नीचे भी देख सकते हैं, खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनियों में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। यह चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुकी है। खेरवाड़ा स्थित भील सेना का अध्यक्ष क्रांति के समय कौन था, कर्नल बुर्क था। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक थे। कितने, 5000। परंतु इनमें एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था, सारे सैनिक भारतीय थे। अब सबसे पहले विद्रोह होता है नसीराबाद में। कहाँ पर होता है, नसीराबाद में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नसीराबाद की, जहाँ से आप डायरेक्ट एग्जाम में पढ़ कर जाते हो। तो सबसे पहले जो मैंने जानकारियाँ दी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। नसीराबाद छावनी अजमेर में स्थित है। छावनी का निर्माण 5 जून 1818 ईस्वी में किया गया। निर्माण कब हुआ इस छावनी का, 1818 में। यहाँ पर कौन सी सैनिक छावनी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी टुकड़ी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ पर एक सैनिक था बख्तावर सिंह। इसके द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी पिरचार्ड से पूछा गया कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो उस अंग्रेज अधिकारी ने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और इसी के कारण 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हो गया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ, नसीराबाद छावनी में। कौन से जवान थे, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। तो ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है सीधा साधा प्रश्न। राजस्थान में सर्वप्रथम 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी शुरू हुई, यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत 2:50 और 3 यानी दोपहर में हुई थी। 2 बजे यहाँ पर विद्रोह हुआ था। यहाँ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने, किसने, बख्तावर ने क्रांति की शुरुआत की थी। आगे हम बात करें तो विनायक दामोदर दास सावरकर ने नसीराबाद छावनी की क्रांति का वर्णन करते हुए कहा कि 15वीं बंगाल रेजिमेंट में रणभेरी बजाकर सर्वप्रथम तोपखाने पर अधिकार कर लिया। तोपखाने का पुनः नियंत्रण करने के लिए मुंबई से आए यूरोपीय सैनिक पर भालाधारी सैनिक क्रांतिकारियों पर टूट पड़े, किंतु कुछ समय बाद ही भालाधारी सैनिकों ने देश प्रेम जाग उठा, वे पुणे लौट गए और अंग्रेज अधिकारी जो वहीं रह गए थे वे सदा के लिए वहीं धराशायी हो गए। अंग्रेजों को यहाँ पर मार डाला गया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ नसीराबाद छावनी के बारे में। यहाँ पर क्या क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, बख्तावर सिंह ने न्यूबरी की हत्या कर दी, न्यूबरी की हत्या कर दी, पिरचार्ड की हत्या कर दी,
ये सैनिक नसीराबाद से दिल्ली जाते हैं। नसीराबाद से फिर सैनिक कहाँ जाते हैं? दिल्ली। लेकिन इनको रोकने के लिए हितकोट और वाल्टर ने इनका पीछा किया। किसने पीछा किया? हितकोट और वाल्टर ने। लेकिन इनको पराजित कर ये सैनिक 18 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं। कब? 18 जून को। 28 मई को क्रांति हुई और 18 जून को ये सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं। नसीराबाद से अंग्रेज परिवार को शरण जोधपुर के तखत सिंह ने दी थी। यहाँ पर जो अंग्रेज थे नसीराबाद में, इनको शरण जोधपुर के शासक तखत सिंह ने दी थी। इस समय कर्नल पेन्नी की हत्या हार्ट अटैक से हो जाती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। इतनी यहाँ पर देखो दिया हुआ है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट था को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया। उनमें विद्रोही सैनिकों के नाम फरमान जारी किए। जोधपुर नरेश ने अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर आने का निमंत्रण दिया। ये एक तरफ देखो विद्रोह हो रहा है, दूसरे हमारे राजा क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर अंग्रेज अधिकारी अपने परिवारों के साथ जोधपुर आ गए। कर्नल पेनी का मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से यहाँ पर निधन हो जाता है और नसीराबाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। दूसरा है भरतपुर का विद्रोह। यहाँ क्रांति का जो नेतृत्व है वो 31 मई 1857 ईस्वी को गुर्जर मेहू ने किया। क्रांति के समय भरतपुर का राजा जसवंत सिंह नाबालिग था, इसलिए यहाँ की शासन व्यवस्था मेजर मॉरिसन के हाथ में थी। क्रांति के समय मेजर मॉरिसन आगरा की ओर भाग गया। अगला है नीमच का विद्रोह। अब देखो नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। रात्रि के 11 बजे मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने किया। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नीमच में विद्रोह का जो मेन कमान संभाली थी, जो नेता थे वो थे हीरालाल बेग और मोहम्मद अली। ये दोनों नेता थे नीमच में। 3 जून को यहाँ पर विद्रोह हुआ। नीमच छावनी मेजर सोवर्स के नियंत्रण में थी। नीमच छावनी में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट नियुक्त था। यहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चों की यहाँ पर हत्या कर दी गई। इसके अलावा इसी शपथ के समय यहाँ पर शपथ दिलाते हैं भारतीय सैनिकों को अंग्रेज। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया, इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने को बाध्य नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर जो क्रांतिकारी होते हैं वो नीमच छावनी को नष्ट भ्रष्ट कर क्रांतिकारी सैनिक वहाँ से चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ व बनेड़ा के सरकारी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुँचते हैं और वहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह अंग्रेजों के लिए गए किले का दरवाज़ा नहीं खोला और वहाँ से सोवर्स जाजपुर होता हुआ वापस नीमच में गया। 8 जून 1857 को नीमच पर वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। नीमच छावनी के लिए क्रांतिकारियों ने डुंगला, चित्तौड़गढ़ में रूगाराम किसान के घर 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाकर रखा था। मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, नीमच विद्रोह हीरालाल अली ने किया, यहाँ के मेन जो लीडर थे। लेकिन यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था एबोल्ट, इसने सैनिकों को कुरान और गंगा की कसम दिलाई थी। 3 जून को यहाँ पर रात को 11 बजे विद्रोह हो जाता है। भारतीय सैनिक नीमच छावनी को लूटते हुए 5 जून को दिल्ली को यानी सैनिक है वो टोंक पहुँचते हैं। 5 जून को ये सैनिक कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और टोंक पहुँचते हैं। इसके अलावा देवली में जो सैनिक छावनी थी, देवली टोंक, देवली से कोटा होते हुए दिल्ली चले जाते हैं। रास्ते में बंधक अंग्रेजों को रास्ते में ही छोड़ देते हैं। जितने अंग्रेज अधिकारी थे बंधक बनाए हुए उनको रास्ते में छोड़ देते हैं। लेकिन इनका पीछा भी किया जाता है। 20 जून ये सैनिक है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कुछ अंग्रेज अधिकारी जो जंगलों में भटक रहे थे उनकी रक्षा मेवाड़ का जो पीए था मेजर सोवर्स, उसने की थी। सोवर्स अंग्रेजों सहित डुंगला गाँव, कौन सा गाँव? डुंगला गाँव में रूगाराम किसान के घर पर वहाँ पर रुकता है। ध्यान रखना, नीमच में दूसरा विद्रोह बचे हुए सैनिकों ने भी किया था 12 जून को। यहाँ पर 2 बार विद्रोह हुआ था। जो बचे हुए सैनिक थे जो दिल्ली नहीं गए उन्होंने 12 जून को यहाँ पर और विद्रोह किया था। इसके अलावा जो देवली टोंक में जो छावनी थी वहाँ पर नीमच के सैनिकों ने विद्रोह किया था। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। अगला है एरिनपुरा का विद्रोह। जो एरिनपुरा छावनी है ये कहाँ पर है? पाली में है। यहाँ क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त 1857 ईस्वी को शीतल प्रसाद मोती कांवे तिलक राम के नेतृत्व में हुई। एरिनपुरा में एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। यहाँ के क्रांतिकारी ईडर यानी डूंगरपुर के शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। एग्जाम में पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। किसने दिया? यदि नाम पूछे तो शिवनाथ। हाँ, ये चीज़ आप विशेष तौर से ध्यान रखना।
रास्ते में क्या करते हैं, रेवाड़ी पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया, परंतु 16 नवंबर को नारनौल में अंग्रेज अधिकारी गराड़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस समय गराड़ तो मारा गया, परंतु शिवनाथ के नेतृत्व में क्रांतिकारी यहाँ पर हार गए, क्रांतिकारियों की यहाँ पर पराजय हुई। अब बात करते हैं अववा में विद्रोह। अववा के ठाकुर कुशाल सिंह का नाम सुना होगा। यहाँ का जो नेता था वो था कुशाल सिंह चंपावत। अववा पाली में है, जो क्रांति के समय मारवाड़ का प्रमुख केंद्र था। अववा के ठाकुरों की कुलदेवी पूछी जाती है सुगाली माता, जिसके 10 सिर थे और 54 हाथ है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। एरिनपुरा के जो सैनिक है वो दिल्ली जाते समय बीच में खेरवा पाली पहुंचे, जहां अववा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का पूरा यहाँ पर सहयोग किया और यहाँ पर टोटल 6000 सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं अववा में। राजपुताना के एजीजी लॉरेंस को जब अववा में क्रांतिकारियों की जमाव का पता चला तो उसने जोधपुर के महाराजा, इस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तखत सिंह, इस तखत सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए यहाँ पर खत लिखता है। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह अपने किलेदार ओनाड सिंह पंवार और फौजदार लोढ़ा के नेतृत्व में 10,000 सैनिक, घुड़सवार तथा 12 तोपें लेकर रवाना होते हैं। इस फौज के साथ लेफ्टिनेंट हितकोट भी सम्मिलित था, अंग्रेज था हितकोट, ये भी शामिल था। 8 सितंबर को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कैप्टन हितकोट और तखत सिंह के बीच बिथोड़ा का युद्ध पाली में हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर को। किन किन के बीच हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इसके सामने कौन कौन थे, एक तो पूरी मारवाड़ की सेना, कैप्टन हितकोट और तखत सिंह जो मारवाड़ का शासक था। अगला युद्ध होता है बिथोड़ा। इस बिथोड़ा युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है, यानी कि पूरे अंग्रेज और मारवाड़ की संयुक्त सेना यहाँ पर पराजित होती है। बिथोड़ा युद्ध में पराजित होकर कैप्टन हितकोट भाग जाता है। तखत सिंह का सेनापति ओनाड सिंह यहाँ पर मारा जाता है। ओनाड सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। बिथोड़ा युद्ध के बाद कुशाल सिंह चंपावत को कोठारिया भीलवाड़ा में जोध सिंह ने शरण दी थी। कुशाल सिंह चंपावत को किसने शरण दी, कोठारिया के जोध सिंह ने। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के गवर्नर मेघ मौसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। यह ध्यान रखना, बिथोड़ा के बाद युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। यह कब हुआ, 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों और जोधपुर के गवर्नर मेघ मौसन के बीच में। चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने मेघ मौसन का सिर काटकर अववा के जो किला था उसके दरवाजे पर लटका दिया। चेलावास के युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। अववा के में कर्नल होम्स के नियंत्रण किया। अववा में कर्नल होम्स का नियंत्रण हो जाता है तथा यहाँ से होम्स सुगाली माता की मूर्ति, 6 पीतल की तोपें और 7 लोहे की तोपों को लेकर अजमेर चला जाता है। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। ऊंट पालक यानी रोयबारी समुदाय के लोग मेघ मौसन की कब्र पर अर्चना करते हैं। क्या करते हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके बाद में 1864 में जो ठाकुर कुशाल सिंह है इनकी उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में है, यह चीज़ भी ध्यान रखना। इस क्रांति के 2 विजय स्तंभ जो कहाँ पर है, पाली में है। अववा का जो विद्रोह हुआ था इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे बोला जाता है टेलर आयोग। कौन सा आयोग, टेलर आयोग। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है। और जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अगला देखते हैं कोटा का विद्रोह। यहाँ पर क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। लाला जेदियाल व मेहराब खां के द्वारा की गया। यहाँ पर जो मेन नेता थे कोटा में वो थे लाला जेदियाल और मेहराब खां। कब हुआ, 15 अक्टूबर 1857 को। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई थी। नारायण व भवानी पलटन के द्वारा कैप्टन बर्टन, यहाँ का जो मेन कैप्टन था वो था बर्टन। इस बर्टन का सिर काटकर पूरा कोटा शहर में घुमाया जाता है।
इसके अलावा कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद रखा गया, जिसे करौली के राजा मदन पाल ने रिहा करवाया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।